यस, तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस में हमने अब तक कमिट प्रोटोकॉल पढ़ी और डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शंस पढ़े। तो हम आज उसके नेक्स्ट टॉपिक पर चल रहे हैं। ये हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा कमिट प्रोटोकॉल का, 3 फेज कमिट प्रोटोकॉल, 2 फेज कमिट प्रोटोकॉल पढ़े हुए हैं। और नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉनकरेंसी कंट्रोल इन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस। हम बार बार बात कर रहे हैं इस चीज़ की कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और एक बहुत बड़ा डेटाबेस है जिसमें बहुत ज़्यादा मिलियंस ऑफ यूज़र्स हैं और हर समय मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस यहाँ पर होते हैं, कॉन्करेंट होते हैं, एक साथ होते हैं। तो जो इसमें डेटाबेस है उसके पास ये कैपेसिटी होती है कि वो कितनी भी ट्रांजैक्शंस को एक साथ ले सकता है और उस सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए जो भी इंटरनल मैनेजमेंट करना है, टेक्निक्स लगानी है, इश्यूज डील करने हैं, वो सारे आते हैं अंडर द टॉपिक ऑफ कॉनकरेंसी कंट्रोल। तो आज हम बात करेंगे कॉनकरेंसी कंट्रोल इन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस पर। ओके, व्हेन several transactions executes concurrently in the database, the consistency of data may no longer be preserved. इसका मतलब है कि अगर जब बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स एक साथ होते हैं एक ही डेटाबेस पर, तो उनमें सारे ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हों, इसके होने के जो है चांस जो है वो कम होते चले जाते हैं। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स, कॉन्करेंट ट्रांजेक्शंस बढ़ते चले जाएंगे, उनमें कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आने के चांस, प्रॉब्लम के चांस जो हैं वो भी बढ़ते चले जाएंगे, है ना। इट इज़ नेसेसरी फॉर द सिस्टम टू कंट्रोल द इंटरेक्शन अमंग द कॉन्करेंट ट्रांजेक्शन। तो कॉन्करेंसी कंट्रोल का मतलब ये है जो ट्रांजेक्शंस कॉन्करेंट एक साथ हो रहे हैं वहाँ पर, उनको कैसे कंट्रोल किया जाए, उनके लिए किस तरीके की वहाँ पर सर्विस डिज़ाइन की जाए कि वो सब एक साथ होने वाले ट्रांजेक्शन्स एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करें, सबका जो ट्रांजेक्शन है वो सक्सेसफुल हो और जो ट्रांजेक्शन हो जाए वो वहाँ मेंटेन रहे। ये बड़े मेजर इसके अंदर जो है चैलेंजेस हैं। सो उसने कहा कि सिस्टम में उसके लिए ज़रूरी जो भी कंट्रोल पर्पस के लिए जो भी सिस्टम के अंदर डिज़ाइन में करेक्शन है या सर्विसेज डिज़ाइन करके रखनी है वो हमें देखनी है कि उनमें इतने ट्रांजैक्शन का कॉन्करेंट जो इंटरेक्शन हो रहा है सिस्टम के साथ में, कि वो कुछ भेज रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो सब प्रॉपर हो। जैसे कि रेलवे में हम देखते हैं कि आज इतना बड़ा नेटवर्क हो, न जाने कितने ट्रांजेक्शन से एक साथ हो रहे हैं और सब सक्सेसफुल हो रहे हैं। अगर फेलियर भी हो रहे हैं तो प्रॉपरली मैसेज जा रहा है दोनों तरफ, चाहे वो उनका बैंक हो, चाहे वो उनका यूज़र हो, चाहे वो उनका रेलवे का सिस्टम हो, सबके अंदर वो अगर ट्रांजैक्शन फेलियर भी हो रहा है तो प्रॉपर मैसेजिंग है, फेलियर हो रहा है तो रिकॉर्ड नहीं है, रजिस्टर नहीं होगा, और अगर सक्सेसफुल रजिस्टर हो रहा है तो फिर सक्सेसफुल होगा। सो दिस कंट्रोल इज अचीव्ड थ्रू वन ऑफ द वेराइटी ऑफ मैकेनिज्म कॉल्ड कॉन्करेंसी कंट्रोल स्कीम, जिसकी हम आज बात कर रहे हैं, अब हम जिसको पढ़ने जा रहे हैं। तो ऐसे कंट्रोल सिस्टम को हम कहते हैं कॉन्करेंसी कंट्रोल सिस्टम कहें, स्कीम कहें, कुछ भी कहें, तो ये एक मैकेनिज्म है। Now, a number of problems arise while dealing with concurrency control and recovery issues in distributed databases. Distributed databases में जब हम concurrency control की बात करते हैं तो ये जो नीचे दिए गए ये problems आने के वहाँ चांस रहते हैं। Some of the major problems are site failure, कि कोई साइट ही फेल हो जाए, है ना, जो पार्टिसिपेटिंग साइट है वो जो ट्रांजेक्शन हो रहा है उसमें। So there are the situation when one or more sites in distributed databases fail. In such situation, consistency and integrity of the database must be restored. ऐसा होना चाहिए कि अगर ट्रांजेक्शन होने के दौरान कुछ साइट्स फेल हो गए हैं तो वहाँ डेटा की इंटीग्रिटी और कंसिस्टेंसी बनी रहे, वो डेटा कहीं लॉस नहीं होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं सेव हो जाना चाहिए, है ना। वो अपनी डिवाइस रेडी करके एक्टिव होगा तब वो वहाँ एक्सेस कर लेगा। नेटवर्क प्रॉब्लम्स, when communication network fails causing one or more sites to be cut off, साइट फेल नहीं हुई लेकिन कम्युनिकेशन लिंक ब्रेक हो गया उनका बीच का, है, फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द साइट्स इन द डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस एनवायरनमेंट, तो उसको भी हम हैंडल कर सकें।
तीसरा हो सकती है प्रॉब्लम कि डेटा डुप्लीकेशन हो जाए, एक ही जैसा डेटा मल्टीपल टाइम्स जो है उसमें रजिस्टर हो जाए, तो सिस्टम खुद ही उसको मॉनिटर करे कि एक ही ट्रांजेक्शन 2 बार रजिस्टर हो गया तो एक को वो हटा ले केयरफुली बाई केयरफुली मॉनिटरिंग इट। ठीक है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजेक्शन, जो हम पीछे भी पढ़ चुके हैं टॉपिक। ए प्रॉब्लम अराइजेज व्हेन ए ट्रांजेक्शन distributed across various sites. Some of the sites are successfully committing or ruling while the others may not be successfully done. तो ये हमने डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजेक्शन्स का तो पूरा एक टॉपिक पढ़ा है इसके अंदर, इसलिए अब इसको वापस से हमें बताने की जरूरत नहीं है कैसे होते थे डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजेक्शन्स, पूरा एक टॉपिक हम पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है। देन डिस्ट्रीब्यूटेड डेडलॉक्स। डिस्ट्रीब्यूटेड डेडलॉक आप ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले भी पढ़ चुके हैं कि मल्टीपल जो नोड्स हैं वो किसी रिसोर्स को मांग रहे हैं। अब किसी ने उसको ऑक्यूपाई कर रखा है लेकिन उसको ट्रांजैक्शन पूरी करने के लिए सेकंड रिसोर्स चाहिए, इसलिए वो फर्स्ट रिसोर्स को छोड़ नहीं रहा है। और जो दूसरी साइट है उसने सेकंड रिसोर्स पहले से ऑक्यूपाई कर रखा है और उसको अपनी ट्रांजैक्शन पूरी करने के लिए फर्स्ट रिसोर्स चाहिए। तो दोनों अपने अपने रिसोर्स को ना तो रिलीज कर रहे हैं और उनकी ट्रांजैक्शन पूरी नहीं हो रही जब तक सेकंड रिसोर्स नहीं मिल रहा। सेकंड रिसोर्स भी किसी और ने ऑक्यूपाई कर रखा है, उसकी ट्रांजैक्शन पूरी नहीं हो रही क्योंकि उसे सेकंड रिसोर्स नहीं मिल रहा है, फर्स्ट रिसोर्स नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके से क्या होता है, लॉक टाइप की लॉकिंग सिचुएशन हो जाती है जिसको हम डेडलॉक कहते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा भी ये नेटवर्क पर होती है प्रॉब्लम जो आपकी डेडलॉक की है। और यहाँ पर हम जो देख रहे हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में हमने पहले ही कहा कि जो नेटवर्क का साइज है इट इज़ वेरी वेरी हाई। सो डेडलॉक के चांस भी, नेटवर्क के साइज जितना बढ़ता चला जा रहा है उसके नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बढ़ रहे हैं, इन द प्रोपोर्शनल वे डेडलॉक्स के चांस भी उतने ही बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, पर ये मेजरली जो होती हैं प्रॉब्लम्स वो ये 5 प्रॉब्लम्स हमने यहाँ डिस्कस करी। टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ कॉन्करेंसी, जो एक साथ ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट कराने की जो प्रॉब्लम है उसमें आने वाली जो प्रॉब्लम है ना, ये है ना, जिससे कि टू एंश्योर सीरियलाइजेबिलिटी, सीरियलाइजेबिलिटी माने सारी चीज़ें ले लो रिक्वेस्ट पर उनको अंदर तो सीरियलाइज करके ही एग्जीक्यूट किया जा रहा है। तो वो वी कैन यूज़ वेरियस कॉन्करेंसी कंट्रोल स्कीम्स। तो इसके लिए बहुत सारे प्रपोज किए गए रिसर्चर्स के द्वारा कौन से कॉन्करेंसी कंट्रोल स्कीम्स की कॉन्करेंसी को किस किस तरीके से हम डील करें, तो इसके लिए कई सॉल्यूशंस प्रपोज्ड हैं, उनको हम कॉन्करेंसी कंट्रोल स्कीम्स कहते हैं, जिनकी अभी हम आगे बात करेंगे। सो ऑल दोज स्कीम्स आइदर डिले एन ऑपरेशन, ये जो सारी स्कीम है या तो ऑपरेशन में डिले कर देती हैं और अबाउट द ट्रांजेक्शन दैट इशू द ऑपरेशन, है ना, या तो डिले उससे हो जाता है जब डेडलॉक फंस जाता है या फिर वो ट्रांजैक्शन ही बैक हो जाता है और सक्सेस नहीं होकर के फेलियर के फॉर्म में रजिस्टर होता है। द मोस्ट कॉमन आर द लॉकिंग प्रोटोकॉल। तो इन सब प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए जो स्कीम्स हैं उसमें सबसे पहली है लॉकिंग प्रोटोकॉल, दूसरी है टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग स्कीम। दिस इज द सेकेंड स्कीम फॉर हैंडलिंग द concurrency control problems. Third is the validation technique and fourth is the multi-version scheme. Okay, ये 4 प्रॉब्लम्स हैं। इनमें सबसे पहले हम बात करेंगे लॉकिंग प्रोटोकॉल का। लॉकिंग प्रोटोकॉल इज ए सेट ऑफ रूल्स। हैंडलर है एक तरीके से, ये कैसे उसको सॉल्व करेगा। लॉकिंग प्रोटोकॉल इज ए सेट ऑफ रूल्स दैट स्टे व्हेन अ ट्रांजैक्शन में लॉक और अनलॉक डेटा आइटम्स इन द डेटाबेस। ये लॉकिंग प्रोटोकॉल तब काम में लिया जाता है या ये रूल्स तब काम में लिए जाते हैं जब वहाँ पर लॉक की सिचुएशन मिल जाती है, ट्रांजैक्शन लॉक लग जाता है ना, एक ट्रांजैक्शन पूरी नहीं हो रही क्योंकि उसको दूसरा जो भी उसको रिसोर्स रिक्वायर्ड है वो नहीं मिल रहा है, और वो रिसोर्स इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि किसी और ने ऑक्यूपाई कर रखा है, जो डेडलॉक वाली हमारी सिचुएशन थी। तो ऐसी को हैंडल करने के लिए लॉकिंग प्रोटोकॉल है क्या वो बहुत डिटेल में है, इसलिए अभी हम उसको केवल नाम और उसका पर्पस समझ रहे हैं यहाँ पर, है ना। हर एक स्कीम को इतनी छोटी नहीं है कि 2 लाइनों में या एक पैराग्राफ में उसको कवर कर लिया जाए। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं आपको इन स्कीम्स का। दूसरी स्कीम जो है दैट इज टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग स्कीम। मीन्स कि जैसे ही आपका टाइम स्टैंपिंग, आप जानते हैं क्या होते हैं, जिस समय वो ट्रांजेक्शन अटका या हुआ या इशू हुआ उसकी टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग करते हैं, है ना। जैसे कि 4 ट्रांजेक्शन थे वो एक साथ हुए,
है ना, उनका टाइम मिनट और सेकंड्स में तो सेम था, लेकिन मिली सेकेंड माइक्रो सेकेंड में डिफर था। तो जब वो लॉकिंग की सिचुएशन फंसती है, कॉन्करेंसी कंट्रोल प्रॉब्लम्स के कैटेगरी में जाता है वो, तो फिर वो टाइम स्टैंपिंग को देखता है डिटेल में जाकर के, और उसके ऑर्डरिंग में मिली सेकेंड माइक्रो सेकेंड्स में जाकर के जब वो देखता है तो कहीं ना कहीं एक ऑर्डर बन जाता है, और उसको वो उस ऑर्डर के आधार पर बना देता है, ऑर्डरिंग कर देता है उसकी, कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, और उस हिसाब से फिर उनको सॉल्व करके आगे बढ़ा देता है। जो सबसे आगे होता है, जिसकी सबसे पहले रिक्वेस्ट आई हुई होती है, तो वो ट्रांजेक्शन पहले एग्जीक्यूट होगा। सो दिस स्कीम एंश्योर सीरियलाइजेबिलिटी, उनको सीरियलाइज करता है बाय सेलेक्टिंग एंड ऑर्डरिंग इन एडवांस बिटवीन एवरी पेयर ऑफ ट्रांजेक्शन। A unique fixed time stamp is associated with each transaction in the system। मतलब कि हर ट्रांजेक्शन के साथ टाइम जुड़ा हुआ है, उसके ट्रांजेक्शन के होने का समय, इशू होने का समय, जब वो अपनी साइट ने एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया था, तो वहाँ से फिर वो ऑर्डरिंग उसके आधार पर बना देगा। द टाइम स्टैम्प ऑफ द ट्रांजेक्शन डेटा टाइम द सीरियलाइजेबिलिटी ऑर्डर, जो उसका ट्रांजेक्शन टाइम डेटा टाइम है, वो उसका सीरियलाइजेबिलिटी ऑर्डर तय करने का एक महत्वपूर्ण पैरामीटर बन जाता है, उसके आधार पे वो सीरियलाइजेबिलिटी बना दी जाती है। द टाइम स्टैम्प ऑफ ट्रांजेक्शन TI इज स्मॉलर देन द टाइम स्टैम्प ऑफ द ट्रांजेक्शन TJ, है ना। ith ट्रांजेक्शन और jth ट्रांजेक्शन के बीच में जो इशू था वो हम टाइम स्टैम्प के जरिए सॉल्व कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग स्कीम, एंड दैट स्कीम एंश्योर्स that the produced schedule in which transaction TI appears before the transaction TJ is equivalent to a serial schedule. Next technique is the validation technique. That is a very important technique. This is an appropriate concurrency control method. In cases, ये उन केसेस में लगता है where a majority of transaction are read-only transaction, and thus the rate of conflict among these transactions is low. A transaction in this scheme is never deleted. It must, however, pass a validation test to complete. If it does not pass the validation test, the system roll back to its initial state. हर ट्रांजेक्शन जब ऐसी सिचुएशन बन जाती है तो उसमें एक वो वैलिडेशन एक स्कीम बना रखी है, वैलिडेशन टेस्ट बना रखा है, वो आगे कर देता है, और जो जल्दी उसको कर देता है वैलिडेशन टेस्ट को, वो आगे बढ़ जाता है। उसके लिए कुछ भी करा सकता है वो। आप देखें तो कई बारी वो आपसे अब दो एक साथ फंस गए, तो उसने क्या करा, दोनों को एक डाल दिया कि अपना पैन कार्ड नंबर डालो, आधार कार्ड नंबर डालो, एक मैसेज डाल दिया। अब जो पहले डाल देगा उसको आगे ले लेगा, और तो कोई उसके पास तरीका है नहीं। अगर दो ट्रांजेक्शन एक साथ आए और अब वो फंस गए और दोनों को सेम रिसोर्स चाहिए, नहीं दे सकता, वो नहीं दे सकता, तो क्या करता है, अब कुछ है नहीं तो उसने उसकी तरफ मैसेज डाल दिया, दोनों की तरफ एक वैलिडेशन टेस्ट डाल दिया कि अपना वैलिड मोबाइल नंबर डालो। दोनों वैलिड मोबाइल नंबर डालने में, टाइप करने में जो एक टाइम डिले क्रिएट हो जाएगा, टाइम डिले क्रिएट हो गया मोबाइल नंबर डालने में। उसके बाद मोबाइल नंबर पे उसने OTP भेज दिया, फिर आप OTP उसमें रजिस्टर को, जब तक आप OTP रजिस्टर करोगे तो थोड़ा सा गैप आ जाएगा दोनों ट्रांजेक्शन के बीच में, और उतनी देर में वो ऑर्डरिंग सेट कर लेगा उनकी, और फिर ऑर्डरिंग के हिसाब से आपका जो लॉक सिचुएशन थी, कॉन्करेंसी कंट्रोल प्रॉब्लम थी, वो सॉल्व हो गई, सीरियलाइज हो गए, और उसने आगे बढ़ा दिया। नेक्स्ट इज द मल्टी वर्जन स्कीम। दिस इज ऑल्सो a very important technique to handle the concurrency control problem. This scheme is based on the creation of a new version of data item. For each transaction that write that item, when a read operation is issued, the system select one of the version to be read. The concurrency control scheme ensure that the version to be read is selected in a manner that ensures serializability. The concurrency control scheme discussed above can be modified so that they can be used in a distributed environment. Now we assume that each site participate in the execution of a commit protocol to ensure global transaction atomicity. In distributed databases, the protocols are required for maintaining the disk to be done on all the replicas of an item. If any site containing a copy of a data item
has failed, update to the data item cannot be processed. Yes. तो यहाँ पर देखिए मल्टी वर्जन में उसने कहा कि जब ट्रांजेक्शन इशू होता है कॉन्करेंसी में कॉन्करेंट ट्रांजेक्शन्स के बीच में कोई इशू होता है तो ये वहाँ पर क्या करता है, उनके वर्जन्स को चेक करता है, जहाँ से वो ट्रांजेक्शन इशू हुआ वो डेटाबेस का उस ट्रांजेक्शन का कौन सा वर्जन है ना, या किस तरीके से उस ट्रांजेक्शन को इशू किया गया है और कहाँ से इशू किया गया है, उसके वर्जन्स पे चला जाता है, वर्जन के आधार पर ऑर्डरिंग कर देता है। कहने का मतलब आप समझे कि चारों स्कीम में क्या है कि वहाँ कॉन्करेंसी हो गई, एक साथ दो चीज़ें आ गई और दोनों अड़ गए कि मुझे पहले करना है। अब तो किसे पहले करना है, इसका सॉल्यूशन किसी तरीके से निकालना है ताकि वो दोनों मान जाए, है ना। तो या तो आप लॉकिंग प्रोटोकॉल यूज़ कर लीजिए, टाइम स्टैम्प करिए, वैलिडेशन टाइम स्टैम्प में टाइमिंग की बात कर दी, वैलिडेशन में एक वैलिडेशन टेस्ट उसकी तरफ थ्रो कर दिया और जो वैलिडेशन टेस्ट पहले पास करेगा उसको पहले आंसर मिल जाएगा। ऐसे मल्टी वर्जन स्कीम में जिसका वर्जन लेटेस्ट वर्जन होगा उसको मिल जाएगा, वो कह देंगे साहब आपका वर्जन पुराना है इसलिए आप सेकंड प्रायोरिटी पे आ गए, अगर इनका वर्जन नया है तो ये आगे जाएंगे। वहाँ कहीं ना कहीं उनको सेटिस्फाई करके उस कॉन्करेंसी की प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करना है। एक साथ आए हुए वाले जो कॉन्करेंट ट्रांजेक्शन्स थे उनको किसी न किसी तरीके से एक ऑर्डर में अरेंज करना है। ऑर्डर में अरेंज करने का आधार आप कुछ भी रखिए, वैलिडेशन टेस्ट रखिए, उसका वर्जन रखिए, टाइमिंग रखिए या और कुछ आधार। तो इस तरीके से सो द कॉन्करेंसी कंट्रोल स्कीम्स ये चारों डिस्कस्ड अबव कैन बी मॉडिफाइड सो दैट they can be used in distributed environment. We assume that each side participate in the execution of a commit protocol to ensure global transaction atomicity. In distributed databases, the protocols are required for maintaining the disk to be done in all the replicas. कि ट्रांजेक्शन को इस तरीके से परफॉर्म कराएं कि वो सारे में एग्जीक्यूट हो जाए, सारी ट्रांजेक्शन्स एग्जीक्यूट हो जाएं और वहाँ पर कोई प्रॉब्लम्स न रहें। इसके लिए ये क्या है, कॉन्करेंसी कंट्रोल स्कीम्स प्रपोज किए गए। ठीक है, नेक्स्ट इज दी अवेलेबिलिटी। सो नेटवर्क का साइज बहुत बड़ा है, हमने पहले ही बात की, नंबर ऑफ यूजर्स बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स बहुत ज़्यादा हैं, फिर भी वो जो डेटाबेस है वो सबके लिए कैसा है, अवेलेबल है और सिस्टम सबके ट्रांजेक्शन्स को एक्सेप्ट करने के लिए अवेलेबल है, रेडी स्टेट में है, रिलायबल है, सर्विसेबल है और मेंटेनेबिलिटी भी वहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का एक फीचर ये है कि इट इंक्रीजेस द अवेलेबिलिटी ऑफ द सिस्टम, सर्विसेज एंड द डेटाबेस। तो हम डेटाबेस की बात अभी यहाँ पर कर रहे हैं, इसलिए हम डेटाबेस को ज़्यादा फोकस करेंगे कि जो रेलवे का ट्रेन का रिजर्वेशन सिस्टम था पहले, जहाँ वो रेलवे के काउंटर से आप केवल रिजर्वेशन करा पाते थे, तब उसकी अवेलेबिलिटी पब्लिक के लिए कम थी। अब उन्होंने आपको इंटरनेट पर रिजर्वेशन कराने की फैसिलिटी दे दी है, तो वो अवेलेबिलिटी उन्होंने बहुत बढ़ा दी कि लोग अपने घर से, मोबाइल से, लैपटॉप से, नेटवर्क पे, शॉप से, कहीं से भी वो रिजर्वेशन करा सकते हैं। तो जो रेलवे के रिजर्वेशन सिस्टम की फैसिलिटीज़ थी, सर्विसेज थी, वो आप समझे तो उसने क्या कर दिया, आपके लिए अवेलेबिलिटी इंक्रीज़ कर दी। और अवेलेबिलिटी इंक्रीज़ करना, जब नेटवर्क बहुत बड़ा है, हम कह रहे हैं हमारे बहुत सारे यूज़र्स हैं, तो उनको परेशानी नहीं है, उनको सर्विस अच्छी मिले, उसके लिए हमें क्या बढ़ानी है, उनकी अवेलेबिलिटी बढ़ानी है कि सिस्टम की सर्विसेज आप कहीं से भी कभी भी एक्सेस कर सकते हैं, अपनी डिवाइस से करिए, शॉप से करिए, उनके सर्विस प्रोवाइडर के काउंटर से आके करिए, कहीं से भी करें। सो दिस इज़ दी टॉपिक दैट डील्स विद ऑल सच इशूज़ हैं। तो the increasing availability and importance of distributed databases raises serious concerns about their dependability in a fragile network environment. चेंज होने वाले, fragile माने चेंज होने वाले नेटवर्क एनवायरनमेंट में much more than with the centralized database. centralized में ऐसे सिचुएशन नहीं होती, डिस्ट्रीब्यूटेड की बातें कर रहे हैं, बहुत बड़ा नेटवर्क है, यूजर्स बहुत ज़्यादा है, डेटाबेस बहुत बड़ा है और अब सबको वो अवेलेबल कराना है। आज बैंकिंग की बात करें तो आप बैंकिंग पहले काउंटर्स, बैंक की ब्रांच से एक्सेस करते थे लोग, आज ब्रांच में नहीं जाते, पैसे निकालते हैं, एटीएम से निकाल लेते हैं। जितने भी उनको ट्रांजेक्शन करने हैं वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कर लेते हैं, पेमेंट करनी है, बिल पेमेंट करना है, रिचार्जेस कराने हैं या कोई भी काम करना है, एक दूसरे को भेजना है ना, सारे काम ऑनलाइन हो जाते हैं, ब्रांच में कोई जाता ही नहीं है।
है ना, और कैश चाहिए तो एटीएम से ले लिया और वो कहीं से भी ले लिया। तो क्या बढ़ाई उसने, बैंक ने भी अपनी अवेलेबिलिटी बढ़ाई, है ना। ऑल दो द मेजर impetus for distributed databases is to increase data availability. It's not always clear whether the many components of a distributed system provide the desired dependability. Performance of a database is closely related to the dependability. जितना ज़्यादा आप डिपेंडेंट रहेंगे, जितनी ज़्यादा डिपेंडेबिलिटी करेंगे आप, उसकी परफॉर्मेंस जो है उस हिसाब से वो होगी, अफेक्ट होगी, है ना। जैसे पहले आप केवल ब्रांचेस पे डिपेंड थे बैंक वाले, है ना, केवल रेलवे काउंटर से ही आप रिजर्वेशन करा सकते थे, डिपेंडेबिलिटी ज़्यादा थी, तो परफॉर्मेंस इफेक्ट थी। लोगों को परफॉर्मेंस रेलवे को उतनी ज़्यादा नहीं मिल पा रही थी और रेलवे को उतना ज़्यादा रिजर्वेशंस नहीं मिल पा रहे थे, क्योंकि एक पर्सन बिजी है तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो रेलवे काउंटर पे ही जाए और वहीं से वो करे। तो वो क्या करता था, कई बार रिजर्वेशन हुआ नहीं तो चलो बस में बैठ के चले जाते हैं। लेकिन अभी आप मोबाइल से, लैपटॉप से कहीं से भी रिजर्वेशन करा सकते हो, 5 मिनट के अंदर रिजर्वेशन 1-2 मिनट के अंदर हो जाता है फटाफट। तो लोग चाहेंगे कि ट्रेन में ही जाएं, रिजर्वेशन चेक करेंगे, अगर उनको मिल गया तो चले गए, वरना एक आलस था, एक दिक्कत थी, हर्डल था कि वो रेलवे के काउंटर पे जाए, वहाँ रिजर्वेशन कराए, हो गया, वो भी कंफर्म हो कि नहीं, और हो गया तो हो जाएगा। तो कई बार दूसरी सर्विसेज को वो ले लेता था। तो परफॉर्मेंस भी अफेक्ट होती है ना। जैसे जैसे आप डिपेंडेबिलिटी घटाओगे परफॉर्मेंस बढ़ती चली जाएगी, डिपेंडेबिलिटी बढ़ाओगे अपने फिक्स काउंटर्स के ऊपर तो परफॉर्मेंस जो है वो घटेगी। सो ए सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रिसर्च हैज़ बीन रिपोर्टेड on this subject of dependability of computer systems, and a large number of analytical models exist to predict reliability for such systems. While these models provide an excellent theoretical foundation for computing dependability, there is still a need to transform the theory to practice for distributed databases running on real platforms in the real distributed environments. So dependability of a system encompasses 3 basic characteristics. One is the availability, second is the reliability and serviceability, कि वो कितना वहाँ सर्विस दे सकता है, क्या उसका लेवल है, डिग्री क्या है ना। तो ये 3 चीज़ें हैं। पहला है स्टेडी स्टेट, लगातार मिलने वाली सर्विस। स्टेडी स्टेट सर्विस अवेलेबिलिटी is the probability that a system will be operational at any random point of time. It is expressed as a fraction of time a system is expected to be operational during the period. So it is required to be operational. Second is the reliability. सिस्टम रिलायबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सब रिजर्वेशन तो करा रहे हैं, किसी का हो रहा है किसी का नहीं हो रहा है, कोई कह रहा है कि मेरा टिकट हो गया है और उस वहाँ जा रहा है तो उसका वो कह रहे हैं, टीटी कह रहा है कि नहीं हुआ, आपका चार्ट में नाम ही नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सिस्टम शुड भी रिलायबल। ऐसी बैंकिंग में है, अगर रिलायबिलिटी नहीं होगी तो कोई नहीं करेगा ऑनलाइन। और पहले लोग डरते थे कि सिस्टम रिलायबल नहीं है ना, चीटिंग हो सकती है। तो चीटिंग वहाँ होगी जहाँ आप बेवकूफ़ी करेंगे। आज भी ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं, वहाँ होंगे जहाँ पे आपको जानकारी नहीं है। तो गैप, नॉलेज गैप का फ़ायदा कोई उठाता है ना। तो चोर आज भी बैठे, चोर तब भी बैठे थे जब ब्रांच में जाकर के करता था तो आपको रेकी कर देते। आज आप इतने पैसे निकाल के आप गाड़ी में बैठ करके जा रहे हो तो आपको पीछे से लग जाएगा, वहाँ भी चोरी होती थी। तो चोरी हर तरीके की है और दिक्कत हर तरीके की सर्विस में है, लेकिन सिस्टम शुड बी थ्योरेटिकली रिलायबल। कोई वहाँ सिस्टम में चीट नहीं होना चाहिए कि आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो और वो ट्रांजैक्शन कहीं और जा रहा है, या आप अपने अकाउंट में कुछ ऑनलाइन एक जगह से दूसरी जगह फ़ंड ट्रांसफ़र कर रहे हो और वो फ़ंड वहाँ की जगह कहीं और चला जा रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है। आप गलती कर रहे हो तो होगा। कोई आपको कह रहा है कि आप ये स्कैन करो और फिर आपके यहाँ मोबाइल पे कोई OTP आया, उस OTP को हमें दे दीजिए, तो आप क्यों दे रहे हैं? वो दिए इस तरीके से गया है। तो वहाँ आप सिस्टम में जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो हैं, लेकिन आप उसे नहीं समझते हो या आप उसको अपना नहीं पा रहे हो, उसको चला नहीं पा रहे हो, तो फिर चीटिंग हो रही है आपके साथ में। लेकिन अगर जिनको जानकारी है, जो सही तरीके से यूज़ करना जानते हैं, उनके लिए सिस्टम रिलायबल है एंड दे आर सक्सेसफुली यूजिंग द सर्विसेज ऑफ डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये है। Then serviceability or maintainability is the probability of success performing and completing a corrective maintenance action
within a specified period of time with the proper maintenance support. This is a example of availability in a distributed database. स्टेडी स्टेट अवेलेबिलिटी की बात करी है और यहाँ पर दो साइट्स हैं, मान लीजिए S1 और S2, और ये एक नेटवर्क लिंक L12 से लिंक है, L1 to 2 है, इसलिए साइट 1 से साइट 1 2 हो रहा था, लिंक फॉर 1 to 2 है, एक सीरियल पाथ है, ये दिखाया गया है. लेट AS1, AS2 and AL1 2 be ready state availability of the for the components S1, S2, L12 respectively. So assuming that the availability of each system component is independent of the availability of all the other components, the probability that the path that is S1 union with L12 जो path है with union S2 is available for any random selected time is, किसी भी टाइम पर ये आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं. इसी तरीके से इसको अगर एक्सटेंड करते हैं, 3 के लिए हमने करा हुआ है S1, S2, S3, तो S1 और S2 L12 से कनेक्ट हैं, S23 जो है S3 L32 से कनेक्ट है, और 1 और 3 नोड जो हैं वो नेटवर्क लिंक L13 से कनेक्ट है. तो एक सिंपल नेटवर्क पाथ बना करके यहाँ दिखाए गए हैं. इस तरीके से ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, और ये जो प्रोबेबिलिटी बनी इसमें अवेलेबिलिटी के लिए कि इस हर समय ये साइट्स अवेलेबल रहेंगे, ये लिंक अवेलेबल रहेंगे, तो उसका एक इक्वेशन फॉर्म यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है इस तरीके से. S1 से S2 है ना, जो पाथ है वो S1 से S2 पे जाना है तो डायरेक्ट भी जा सकता है, S1 S3 के थ्रू भी S2 पर जा सकता है, ऐसी S2 डायरेक्ट भी S1 के पास जा सकता है, और S2 इनडायरेक्ट वे में फ्रॉम S3 भी S1 के लिए पाथ प्रोवाइड कर सकता है. तो दीज आर द डिफरेंट पैरेलल पाथ्स अवेलेबल फ्रॉम ए पर्टिकुलर नोड टू अनदर पर्टिकुलर नोड दैट विल प्रोवाइड द अवेलेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस थ्रू आउट द नेटवर्क्स. तो ये उसको प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है इसमें. So that's all on these two topics from my side today. Thank you.